नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। पी की ऐतिहासिक जीत, ममता बनर्जी की हार। 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल कर लिया है, लगभग 206-207 सीटें। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी करीब 80 सीटों पर सिमट गई। ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी से 15,000 जोड़ वोटों से हार गईं। ममता ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, चुनाव में धांधली और ईवीएम मैनिपुलेशन का आरोप लगाया है तथा इसे लोकतंत्र का काला दिन बताया है। अगली खबर है कि बीजेपी की जीत के बाद राज्य में टीएमसी कार्यालयों पर हमले, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। कोलकाता के टॉलीगंज, कासबा, आसनसोल, हॉग मार्केट आदि में टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने भी हिंसा की निंदा की है। कई जगहों पर झड़पें और चोटें भी रिपोर्ट हुई हैं। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी और मध्य हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने के कारण अगले 24 से 48 घंटों तक प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और 70 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलने वाली धूल भरी आंधी की प्रबल संभावना है। विशेष रूप से नोएडा, मेरठ, बरेली, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिजली विभाग ने आंधी के दौरान संभावित शॉर्ट सर्किट और तारों के टूटने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एहतियातन कटौती के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सलाह दी गई है कि वे कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वज्रपात, आकाशीय बिजली से होने वाली किसी भी जनहानि की स्थिति में पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता राशि प्रदान की जाए। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हालिया बजट की घोषणाओं को हकीकत में बदलने के लिए प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। 9.12 लाख करोड़ रुपए के इस विशाल बजट का मुख्य फोकस सशक्त युवा और समृद्ध किसान पर है। मुख्यमंत्री ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट किया कि बजट केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके तहत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और युवा स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। राज्य के बुनियादी ढांचे जैसे कि नए एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारों के निर्माण के लिए फंड जारी कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 6 महीनों के भीतर उन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण कर दिया जाए जो अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त बजट में घोषित नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए आज एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अपडेट आया है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के वितरण की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन के लंबित कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा करें ताकि कोई भी पात्र किसान लाभ से वंचित न रहे। इसी बीच राज्य भर के सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं और अन्य रबी फसलों की खरीद का कार्य जोरों पर है। सरकार ने इस वर्ष रिकॉर्ड खरीद का लक्ष्य रखा है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का लाभ सीधे उनके खातों में दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी केंद्र पर किसानों को परेशान किया गया या बिचौलियों की संलिप्तता पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर है कि राज्य के शिक्षा विभाग ने बजट घोषणाओं के अनुरूप प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को आधुनिक बनाने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प 2.0 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के 40,000 से अधिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, हाई स्पीड इंटरनेट और हाइब्रिड लर्निंग लैब स्थापित की जा रही हैं। शिक्षा मंत्री के अनुसार अब सरकारी स्कूलों के छात्र भी एआई और कोडिंग जैसी आधुनिक विधाओं की बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर टैबलेट्स और इंटरैक्टिव बोर्ड्स की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने और वर्तमान शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा के अनुरूप प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। सरकार का मानना है कि शिक्षा में ये डिजिटल बदलाव राज्य के मानव संसाधन को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे अब न केवल रफ्तार के लिए बल्कि सुरक्षा के लिए भी जाने जाएंगे। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीईआईडीए को सभी प्रमुख एक्सप्रेसवे पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आईटीएमएस को पूरी तरह सक्रिय करने का आदेश दिया है। इस सिस्टम के तहत हाई रेजोल्यूशन कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं जो वाहन की गति, लेन परिवर्तन और सीट बेल्ट के उपयोग की रियल टाइम निगरानी करेंगे। यदि कोई वाहन निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करता है तो उसका चालान सीधे मालिक के मोबाइल पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर ब्लैक स्पॉट्स, दुर्घटना संभावित क्षेत्र की पहचान कर वहां विशेष सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश को सड़क दुर्घटनाओं के मामले में न्यूनतम स्तर पर लाना है। अगली खबर है कि राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए गृह विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं। पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जोन के आईजी और रेंज के डीआईजी को निर्देश दिया कि वे संगठित अपराध और माफिया तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखें। संवेदनशील जिलों में अब पुलिसिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त चेहरा पहचान प्रणाली फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का उपयोग शुरू किया गया है, जिससे वांछित अपराधियों को पकड़ना आसान होगा। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहरों के हर कोने को सीसीटीवी कैमरों से कवर किया जा रहा है। रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए डायल 112 के बेड़े में नई गाड़ियां और अत्याधुनिक संचार उपकरण शामिल किए गए हैं, ताकि रिस्पॉन्स टाइम को और कम किया जा सके। अगली खबर है कि भीषण गर्मी और आने वाले मानसून को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपना समर एक्शन प्लान लागू कर दिया है। राज्य के सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में विशेष हीट स्ट्रोक वार्ड बनाए गए हैं, जो 24 घंटे एयर कंडीशनिंग और आवश्यक दवाओं से लैस रहेंगे। स्वास्थ्य सचिव ने निर्देश दिया है कि ग्रामीण स्तर पर तैनात आशा बहुओं और एएनएम को लू से बचाव के प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाए। इसके साथ ही संक्रामक रोगों जैसे डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए दस्तक अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवाएं 15 मिनट के भीतर उपलब्ध हों। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स और वेंटिलेटर्स की क्रियाशीलता की नियमित जांच के लिए ऑडिट टीमें गठित की गई हैं। अगली खबर है कि नगर विकास विभाग ने राज्य के 10 चयनित स्मार्ट शहरों में चल रही विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम शुरू कर दिया है। वाराणसी में गंगा रिवर फ्रंट का दूसरा चरण, लखनऊ में गोमती नगर का सौंदर्यीकरण और कानपुर में मेट्रो रेल के अगले फेज के कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए और जून 2026 तक सभी प्रमुख प्रोजेक्ट्स जनता को समर्पित कर दिए जाने चाहिए। शहरों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा कूड़ा प्रबंधन के लिए नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की स्थापना की जा रही है, जिससे शहरों की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार आने की उम्मीद है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश आज वैश्विक पर्यटन का केंद्र बन चुका है। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए प्रतिदिन आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डे के विस्तार का काम तेज कर दिया गया है। इसी तरह वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के आसपास के क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए नए कॉरिडोर की योजना बनाई गई है। पर्यटन विभाग अब राज्य के अन्य ऐतिहासिक स्थलों जैसे झांसी, आगरा और प्रयागराज को भी सर्कुलर टूरिज्म के तहत जोड़ रहा है। पर्यटकों के ठहरने के लिए पीपीपी मॉडल पर नए होटल और गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं। स्थानीय कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलों पर ओडीओपी शोरूम खोले जा रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है।